अध्याय 4 युद्धोपरांत जीवन और समाज से मिलने वाली उपेक्षा। युद्ध से लौटे जवानों के जीवन की वास्तविकता एक अनकही यात्रा की शुरुआत है। विजय की गूंजें पीछे छूट जाती हैं, रणभूमि का शौर्य धुंधला पड़ जाता है और उस जगह ले लेती है भीतर तक समाई हुई वेदना, उपेक्षा और आत्मखोज। फ्रांसिस फ्रैनी मैकग्राथ के लिए यह सफर ठीक ऐसा ही था, कठोर, पीड़ादायक और आंतरिक रूप से जटिल। युद्ध के क्रूर अनुभवों ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह बदल दिया था। वह पुरानी, उत्साहित और ध्येयवादी फ्रैनी नहीं रही। उनके मन में युद्धभूमि की यादों का निरंतर कोलाहल जारी था, जिससे उनका सामान्य जीवन जीना कठिन हो गया था। इस भाग में हम देखेंगे कि युद्ध से लौटने पर फ्रैनी को अपनी मातृभूमि में क्या अनुभव करना पड़ा, उनके मानसिक भावनात्मक संघर्षों का क्या स्वरूप था और समाज ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। यह केवल फ्रैनी की कहानी नहीं है, बल्कि वियतनाम युद्ध में सेवा देने वाली हजारों महिलाओं की, उनके अदृश्य जख्मों की और उनके उपेक्षित बलिदान की यह गाथा है। अमेरिका लौटने पर फ्रैनी को युद्ध नायिका न मानने का दर्द। जब फ्रैनी युद्ध में शामिल होने के लिए घर छोड़कर गईं, तब उनके मन में देश सेवा का एक पवित्र और आदर्शवादी चित्र था। उन्हें लगा था कि वह अपने राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण कर्तव्य निभा रही हैं और लौटने पर उनके योगदान को निश्चित रूप से सराहा जाएगा। लेकिन युद्ध से लौटने पर उन्हें समझ आया कि यह चित्र समाज की आंखों से पूरी तरह मिट चुका है। उनकी आंखों में शौर्य और मन में देश सेवा किसी को नहीं दिख रही थी। वह एक नर्स थीं, वह रणभूमि में थीं। उन्होंने रक्त के दलदल से जीवन बचाए थे। उन्होंने मृत्यु के बाद भी जवानों को शांति प्रदान की थी, लेकिन उन्हें युद्ध नायिका मानने की किसी को आवश्यकता ही नहीं महसूस हुई। पुरुष सैनिकों की तरह उनका योगदान, उनका बलिदान कहीं भी सम्मान के साथ रेखांकित नहीं हुआ। उन्हें जैसा मान, पदक और वीरता का गौरव मिला, वैसा सम्मान फ्रैनी को नहीं मिला। उस समय का अमेरिकी समाज युद्ध में महिलाओं की भूमिका को गौण मानता था और विशेषकर वियतनाम युद्ध की राजनीतिक व सामाजिक जटिलताओं के कारण उन महिलाओं को और भी अधिक उपेक्षित किया गया। वियतनाम युद्ध को अमेरिका में एक बड़ी विफलता माना गया, इसलिए इस युद्ध से लौटे हर व्यक्ति को समाज ने संदेह की दृष्टि से देखा। इस विफलता का भार अप्रत्यक्ष रूप से जवानों के माथे मढ़ दिया गया। फ्रैनी जब सैन्य वर्दी में अमेरिका में उतरती हैं, तब उन्हें जय जयकार नहीं मिला था, केवल उलझा हुआ, उदासीन नजर का रूखापन। उनके स्वागत के लिए लोग जमा नहीं हुए थे, न ही किसी ने उनका अभिनंदन किया। उन्हें महसूस हुआ कि वह एक अनजानी दुनिया में लौट आई हैं, जहां उनके त्याग का कोई मोल नहीं। कई बार उन्हें युद्धखोर, सिस्टम की गुलाम या सिर्फ एक नर्स के रूप में देखा गया। लोगों ने उनसे युद्ध के विवरण पूछने के बजाय उनकी स्त्रीत्व की भूमिकाओं के बारे में ही प्रश्न किए। एक लड़की होकर तुम युद्ध के झमेले में क्यों पड़ी, ऐसे प्रश्न उनसे बार बार पूछे जाते थे। उनके अनुभवों, उनकी वेदनाओं को किसी ने महत्व नहीं दिया। यह वेदना, यह उपेक्षा, जिसके पीछे समाज की मानसिक संकीर्णता थी, फ्रैनी की आत्मा के लिए एक गहरा घाव साबित हुई। उन्हें यह सत्य पचाना कठिन हो गया कि उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगाकर जो किया, उसे उनके ही देश ने नकार दिया है। उन्होंने देश के लिए किए गए त्याग को समाज द्वारा दी गई यह उपेक्षा उनके मन में कड़वाहट पैदा करने वाली थी। उन्हें अकेलापन महसूस होने लगा, क्योंकि उनकी अनुभवों की गाथा सुनने वाला कोई नहीं था। यह उपेक्षा केवल फ्रैनी की नहीं, बल्कि वियतनाम युद्ध में सेवा देने वाली हजारों महिला सैनिकों और नर्सों की थी, जिन्हें समाज ने भुला दिया। उनके शौर्य को कभी भी उचित सम्मान नहीं मिला और उनकी वेदनाओं को कभी भी सहानुभूति नहीं मिली। 2 PTSD, अल्कोहलिज्म और संबंधों में तनाव से जूझन। युद्ध से लौटना मतलब केवल भौगोलिक स्तर पर लौटना नहीं होता, यह मानसिकता से,
स्मृतियों से और लगातार भयग्रस्त अनुभवों से लौटना होता है। फ्रैनी के लिए यह वापसी आसान नहीं थी। वियतनाम के भयावह दृश्य, मृत शरीर, घायलों की चीखें और तोपों की आवाज उनके मन में हमेशा घर कर गई थीं। उन्हें लगता था कि वह शारीरिक रूप से अमेरिका में हैं, लेकिन उनका मन अभी भी युद्धभूमि पर ही अटका हुआ था। रक्त से सने वार्ड्स, गोलियों की आवाज, सांस रोक देने वाले विस्फोटों की यादों में उनकी रातें नींद के बजाय केवल चीखों में व्यतीत हो रही थीं। PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यह केवल एक चिकित्सा निदान नहीं था, बल्कि फ्रैनी के रोजमर्रा के अस्तित्व का हिस्सा था। दिन के उजाले में भी उन्हें फ्लैशबैक आते थे, जहां उन्हें फिर से युद्धभूमि के दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे। उन्हें अचानक तोपों की आवाज सुनाई देती थी या रक्त की तीव्र गंध महसूस होती थी। वह स्थिति से भाग रही थीं, लेकिन वही स्थिति उन्हें अपने ही अंतर्मन में लगातार भिड़ा रही थी। उनके मन में भय, क्रोध, अपराध बोध और अकेलेपन की भावना लगातार हावी रहती थी। सामान्य लोगों की तरह जीवन जीना उन्हें कठिन लग रहा था। इस संघर्ष से बाहर निकलने के लिए कई बार उन्होंने मद्यपान का सहारा लिया, एक अल्पकालिक विस्मृति जो उन्हें चिंता से कुछ पल दूर ले जाती। उन्हें लगा कि मद्यपान से उन्हें अपनी भयानक यादों से छुटकारा मिलेगा, लेकिन यह छुटकारा अस्थायी ही था। यह विस्मृति ही कालांतर में एक नया दोष बन गई और वह और गहरे गर्त में धकेल दी गई। अल्कोहलिज्म ने उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम किए और उन्हें अपनी समस्याओं से बाहर निकलना और भी कठिन हो गया। फ्रैनी के रिश्तों पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। वह जिन लोगों से प्यार करती थीं, उनके परिवार के सदस्य, उनके मित्र, उनके सामने वह स्वयं को उजागर नहीं कर सकती थीं। उनके अनुभव, उनकी वेदनाएं इतनी कठिन और जटिल थीं कि उन्हें शब्दों में ढालना भी उनके लिए असंभव था। उन्हें लगता था कि उनके अनुभवों की तीव्रता कोई और समझ नहीं पाएगा। प्रेम, मित्रता, परिवार, सब कुछ परिचित होते हुए भी अपरिचित लग रहा था। उन्हें स्वयं को दूसरों से दूर रखने की आदत पड़ गई, क्योंकि उन्हें किसी को भी अपने दुख में शामिल नहीं करना था। उनका आंतरिक संघर्ष इतना गहरा और अकेला था कि कोई भी संवाद, कोई भी सलाह उसे पार कर उनके मन तक पहुंच नहीं सकती थी। उनके अकेलेपन ने उन्हें और भी जकड़ लिया। वह किसी से बात नहीं कर सकती थीं और किसी से मदद मांग नहीं सकती थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई भी उन्हें समझ नहीं पाएगा। 3. युद्ध विरोधी आंदोलन और समाज के दोहरे न्याय का विषय। वियतनाम युद्ध का काल अमेरिकी इतिहास में एक अत्यंत विवादास्पद और सामाजिक रूप से अस्थिर काल माना जाता है। एक ओर सैकड़ों सैनिक युद्ध में प्राण दे रहे थे, तो दूसरी ओर अमेरिकी सड़कों पर युद्ध विरोधी आंदोलन जोर पकड़ रहे थे। समाज में देशभक्ति और मानवता के परस्पर विरोधी अर्थों में बड़ा भ्रम उत्पन्न हो गया था। युद्ध का समर्थन करने वाले और युद्ध का विरोध करने वाले ऐसे दो बड़े गुट समाज में बन गए थे। फ्रैनी के लौटने पर यह स्थिति बहुत ही दर्दनाक साबित हुई। उन्होंने देश के लिए जो बलिदान दिया, उनके दृष्टिकोण से वह पवित्र और उचित था। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश की सेवा की थी। लेकिन जब उन्हें समाज में युद्ध विरोधी नारों में किलर्स गो होम, हत्यारे घर जाओ, नर्सेस इन ब्लड, रक्त में नर्सें जैसे पोस्टर दिखाई देने लगे, तब उनके मन में एक भ्रम पैदा हुआ। उन्हें अपनी ही देशभक्ति पर संदेह होने लगा। क्या मैंने सचमुच गलत किया? क्या मेरा साहस, मेरा कर्तव्य कुछ भी नहीं था? ये प्रश्न उन्हें भीतर से कुरेद रहे थे। उन्हें लगता था कि समाज ने उनके त्याग का महत्व कभी नहीं पहचाना। इस दोहरे समाज ने स्त्रियों की भूमिका के बारे में भी बहुत अन्याय किया। पुरुष सैनिकों के लिए भले ही उन्हें मानसिक समस्याओं से जूझना पड़ता रहा हो, फिर भी राष्ट्र ने कुछ हद तक सम्मान रखा। उन्हें पेंशन, चिकित्सा सहायता और कुछ हद तक सामाजिक सम्मान मिला।
लेकिन महिलाओं, विशेषकर चिकित्सा सेवा में लगी नर्सों के लिए कोई मान्यता प्राप्त सम्मान नहीं था। इसका मुख्य कारण था यह गलत धारणा कि वे स्त्रियां लड़ी नहीं। समाज ने यह समझा ही नहीं कि युद्ध भूमि पर नर्स के रूप में काम करना प्रत्यक्ष लड़ने जितना ही खतरनाक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है। स्त्रियों द्वारा दिए गए योगदान को हमेशा द्वितीयक स्थान दिया गया। फ्रैनी की कहानी उन हजारों स्त्रियों की कहानी है जो युद्ध में गईं, सामना करना पड़ा और लौटने पर समाज ने उन्हें अनदेखा कर दिया। उनके अनुभव से हमें केवल एक स्त्री का दुख नहीं दिखता, बल्कि पूरी पीढ़ी का दुख उभरता है। यह कहानी उन सभी अनाम नायिकाओं की है जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वस्व अर्पण किया, लेकिन उन्हें कभी भी उचित सम्मान नहीं मिला। इस भाग के अंत में हम यह समझ सकते हैं कि युद्ध केवल रणभूमि पर लड़ी जाने वाली चीज नहीं है, यह लड़ी जाती है मन के गहरे कोनों पर भी। फ्रैनी मैकग्राथ की कहानी से यह स्पष्ट होता है कि युद्ध के बाद का जीवन अधिक दर्दनाक होता है, क्योंकि वह अव्यक्त होता है और ऐसी वेदनाओं को समाज मान्यता ही नहीं देता। उनका धैर्य, उनका संघर्ष, उनका प्रेम, यह सब युद्ध ने घेर लिया और फिर समाज की उपेक्षा की गहरी छाया में विलीन हो गया। युद्ध के कारण हुए शारीरिक घाव समय के साथ ठीक हो जाते हैं, लेकिन मानसिक और भावनात्मक घाव अक्सर जीवन भर रहते हैं। युद्ध में बलिदान का जब मूल्य नहीं समझा जाता, तब वह बलिदान दूसरी बार मारा जाता है। यह वाक्य फ्रैनी के जीवन की वेदना और उपेक्षा को स्पष्ट करता है। समाज ने युद्ध से लौटे जवानों को केवल स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि उनकी उपेक्षा भी की। फ्रैनी के अनुभव से हम यह सीखते हैं कि मानवीय संवेदना, साहस और सामाजिक न्याय का रिश्ता केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्म में और समझ में होना चाहिए। युद्ध से लौटे हर सैनिक के लिए, विशेषकर स्त्रियों के लिए, हमें एक सम्मानपूर्ण, समर्पित और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखना होगा, क्योंकि घाव शरीर पर न हो तो भी आत्मा पर होता है और उसे भरने के लिए प्रेम, आदर और समाज के साथ की जरूरत होती है। उनके कहानियों को सुनकर, उन्हें समझकर और उन्हें उचित सम्मान देकर ही हम उनके बलिदान को सही अर्थों में गौरवान्वित कर सकते हैं। यह भाग 4 आपके लिए भावनात्मक रूप से एक अनूठा अनुभव रहा होगा, ऐसी आशा है। अगले भाग में हम देखेंगे फ्रैनी के जीवन में आए बदलाव, उनकी नए सिरे से उबरने की प्रक्रिया और उनके जीवन में एक बार फिर खिलने वाली आशा। तैयार है ना? अगले भाग के लिए देखते रहिए बुक्स सोल, किताब की आत्मा।